राजीव जी, आपकी तरफ एक बार फिर रुक कर रहा हूं। क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे अभी मैं एक ब्लॉग देख रहा था यूट्यूब पे, तो कुछ यूरोप की जो कंट्री हैं वहां पे ये कहा जा रहा था कि अगर आप 200 से ऊपर चार्ज करेंगे बिजली तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, अगर आपने इतना चार्ज कर दिया तो आपको इतना फाइन पड़ेगा। अगर पेंशन की व्यवस्था को लेकर यह कहा जा रहा है कि प्रॉपर सबका टैक्स कटेगा और यहां ओपीएस का मुद्दा चल रहा है। हम अभी जो सार्थक मुद्दे होते हैं लोगों के, जहां एनर्जी सेविंग हो, जहां मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, कि मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से हम चीन के मामले में आज कितने पीछे हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग हो तो रही है राजीव जी, लेकिन वो स्क्रू ड्राइविंग, असेंबलिंग हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में आज भी कहीं हम नहीं है। तो ये मुद्दे क्यों पीछे रह जा रहे हैं? जाति, धर्म, बस इसी में उलझे रहे हम। देखिए, ये शुरू से है और हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है जाति और धर्म की, जो चलती चली आ रही है। दुनिया के किसी मुल्क में इतनी विविधता है ही नहीं। पहली बात, भारत विविधताओं वाला देश है, इसीलिए इसको इस तरीके से जाना जाता है। जातिवाद की जो चर्चा कही जाती है, तो एक वर्ग जो है वो हजारों सालों से इस देश में इसी तरह से वो एक कहिए तो दास्ता का शिकार रहा है। इसी देश में लोगों को कमर में घुंघरू बांध के चलना पड़ता था कि उनके आने की आहट सवर्णों को पता चल जाए। इसी देश में मंदिरों में पानी तक नहीं पिया। ये उनके साथ अन्याय हजारों साल तक हुआ है। और जो बात आप कह रहे थे, देखिए, गांधी जी अकेले एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास प्रैक्टिकल स्तर पर जो उन्होंने किया है, और इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार देने का काम किया है। लेकिन आज आज़ादी के इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की आत्मा रोती होगी कि एक जाति विशेष का व्यक्ति, वाल्मीकि जाति का आदमी, पूरे देश में सीवर साफ करता है, इंसान का मल उठाता है जाति के आधार पर। जब तक इस देश में ये सारी व्यवस्थाएं जाति के आधार पर रहेंगी, जाति कहाँ चली जाएगी? और धर्म को आप इस तरीके से देखिए। अभी आप कोई साथी जो पैनल में है वो बड़े बड़े हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेताओं की बात कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, सारे लोग, ज़्यादातर इस देश के लोग ये नहीं बता पाएंगे कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ दफन है। दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने उनकी वहाँ पर वो दफन है। और शिक्षा की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, उनके जन्मतिथि पुण्यतिथि पर 2 फूल चढ़ाने कोई नेता नहीं पहुंचता, किसी भी पार्टी का, ना तो कांग्रेस पार्टी का, ना आम आदमी पार्टी का, ना बीजेपी का। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम, उनकी आत्मा भी रोती होगी। उन्होंने सेकुलरिज्म की दुहाई देकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी रोल निभाई। मुसलमानों ने उन्हें कट्टर मुसलमान नहीं समझा, इसलिए उनको कभी कोई वो इज्जत तरजीह नहीं दी। जबकि जामा मस्जिद के सामने वो दफन है, वो भी वहाँ नहीं पहुँचते, और हिंदुओं ने उनको मुसलमान नेता के तौर पर देखा। तो ऐसी बात नहीं है। आज की तारीख में, आज़ादी के इतने सालों के बाद, हम स्वतंत्रता के अपने नायकों को आपस में भिड़ाते हैं और अपने अपने सांचे में लेने की कोशिश करते हैं। इससे उनकी भी आत्मा रोती होगी। सुभाष चंद्र बोस की भी आत्मा तब रोती होगी जब उन्हें जवाहरलाल नेहरू से लड़ाया जाता होगा। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, कमला नेहरू जब बीमार थी इलाहाबाद में, तो 19 दिनों तक सुभाष चंद्र बोस उनकी सेवा के लिए उस अस्पताल में रहे थे। तो तमाम ऐतिहासिक बातें हैं। सरदार पटेल और नेहरू को अलग अलग करके जब देखा जाता है, निश्चित तौर पर उनमें मनभेद था, मतभेद था, मनभेद भी था, लेकिन देश के लिए दोनों ने एक मिलकर जो इस देश की राष्ट्र की नींव रखी, और जिस पे आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे देशों में शुमार हैं और आने वाले दिनों में हम अग्रणी देशों में शुमार होंगे। वो किसी एक की वजह से, किसी एक पार्टी की वजह से नहीं हुआ। वो हमारे देश की विविधता ने, इस देश के नागरिकों ने, इस देश के नेताओं ने, इस देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में भूमिका निभाई है। जब हम बांट के देखते हैं तो हम बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक आपने धर्म और जाति की बात की, जब तक मंदिरों में, सारी जगहों पर सारे जाति के लोग पुजारी नहीं होने लगते, जब तक सारे लोगों को वेद और संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने को नहीं जाने की छूट मिलेगी, तो अभी ये सदियों तक चलेगा। जाति के आधार पर देखिए, स्टूडियो में बैठ करके या बड़ी बड़ी अखबारों में लेख लिखने से, पत्रिकाओं में नहीं होता। मैं तो बिल्कुल गांव से आता हूं, मैं जानता हूं जाति का क्या असर है। और वो हमारे तरफ कहा जाता है ना कि पहले अलग रंग के, अलग तरह के बर्तन में लोगों को खाना और चाय दी जाती थी, तो ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा प्रेम था। अब बर्तन तो एक हो गए, लेकिन दिलों की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। और इसको आप ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो जाति और धर्म का जो विभेद है, वो अब लगातार
एक तरफ तो सूचना क्रांति, एक तरफ तो हम विकसित होते नहीं, जा रहे हैं, राजीव, एक तरफ लेकिन तो एक चीज तो है, सूचनाओं का ऐसा राजीव, प्रवाह चलता राजीव, आ रहा है, और एक दूसरी चीज तो है ना तरफ कि ये हो जो सकता विभेद है वो बढ़ते जा हो रहे हैं। सकता है कि लोग जाति को भूलने की कोशिश भी कर रहे हो, उन्हें पता है कि भाई मेरे अंदर स्किल होगी, योग्यता होगी तो मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन इस देश की सियासी पार्टियां जब बार बार जाति और धर्म के ऊपर ले आएंगी तो फिर वो हमारी जो एक मॉडर्न सोच है जिसे हम कह रहे हैं सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, वो भी कहां भूल हो जाएगी ना। जब मुद्दों में लेकर योग्यता को, मेरिटोक्रेसी की भी तो बात होनी चाहिए कि हम मेरिट के तौर पे हम किस तरह से चुनते हैं। क्या यही हमारे देश आगे ले जाएगा? 2024 में भी यही बात करेंगे हम? देखिए रवि, बहुत आपका सवाल तो मैं नहीं सुन पाया, आवाज नहीं आई, लेकिन मैं ये मानता हूँ जिस देश में शादियाँ जाति नहीं गोत्र देखकर अभी भी तय हो रही हो, जहाँ आपस में जो रिश्तेदारियाँ हैं वो एक जाति के लोग दूसरी जाति में ही कर रहे हो, जहाँ अभी ये सब बाध्यताएं हैं, हो सकता है 150, 200, 500 साल बाद ये सब कुछ रूढ़ियाँ मिटती जा रही हैं। ऐसा नहीं है, अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सब होते होते 100, 200, 500 साल लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता 2024 में ऐसा कोई कुछ अभी होने वाला है। जैसा चल रहा है, जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा। राजनीतिक दल, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, अपने मुद्दों और नीतियों को लेकर जाते हैं। जनता जिनको पसंद करती है उनको चुनती है, वो सत्ता में आने के बाद अपने वायदे को पूरा करते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये चल रही है, चलेगी आगे भी इसी तरह। ठीक है।